हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची NAS प्रैक्टिस पेपर 2021 और सेट 1 क्लास 10 विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। समय है 150 मिनट और पूर्णांक है 75 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भारत में गुरु शिष्य संबंध आजकल किन लोगों में पाया जाता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए साधु संतों में, पहलवानों में, संगीतकारों में और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसमें, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें आगे हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ईसा मसीह अपने शिष्यों को क्या मानते थे। तो ऑप्शन ए में नादान, बी में अबोध, सी में विनम्र, डी में महान। तो क्या मानते थे, वो महान मानते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में विवेकानंद को कौन लोग पसंद करते थे। तो विवेकानंद को कौन लोग पसंद करते थे। तो ए नंबर में उनके प्रियजन, बी उनके देशवासी, सी उनके जैसे शक्ति वाले और डी सभी लोग। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उनके जैसे शक्ति वाले। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें है निम्नलिखित वाक्य से एक सरल वाक्य बनाइए। गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। ए नंबर में जिनमें गांधी बनने की क्षमता है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। बी गांधी जी बनने की क्षमता वाले लोग को गांधी जी अच्छे लगते हैं। सी गांधी जी की क्षमता रखने वाले लोगों को गांधी जी अच्छे लगते हैं। और डी गांधी जी बनने की क्षमता रख कर ही लोगों को गांधी जी अच्छे लगते हैं। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग पूरा गद्यांश को पढ़िएगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो ए में है शिष्यों की महिमा, बी में है योग शिक्षक, सी में गुरु चाह और डी में गुरु शिष्य संबंध। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुरु और शिष्य होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इस पद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कवि के पास ऐसा क्या है जिससे उसके लिए रास्ते पर आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। ए उसका लक्ष्य अभी उसे नहीं मिला है, बी उसके पैरों में प्रबल गति भरी है, सी वह विश्व प्रवाह में बह रहा है, डी उसका नाम राही है अतः उसे चलना ही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्या कह रहा है इसमें इसमें कह रहा है कि कभी कब तक विश्राम नहीं लेना चाहता। तो ए नंबर में जब तक उसे मंजिल न मिल जाए, बी जब तक विश्व का प्रवाह रुक न जाए, सी जब तक विधाता उस पर वाम ना हो, डी जब तक उसे निराश ना हो। तो क्या होगा साथ का, ए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, यानी 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या कहता है कि मुझ पर विधाता वाम है, कवि को ऐसा कहना व्यर्थ क्यों लगता है।
तो ऑप्शन नंबर ए में विधाता सभी पर वाम रहता है, बी कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाता, सी उसके पैरों में गति है, और डी सभी को सुख दुख सहन करना पड़ता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 9 नंबर, कवि क्या पाने की के लिए भटक रहा है? तो कभी ए नंबर में सुख, बी विश्व प्रवाह, सी पूर्णतः, और डी गति। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णतः। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न 10, विराम से क्या तात्पर्य है? ए रुकना, बी शांति, सी आराम, और डी निराश। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, विराम का मतलब होता है रुकना। अगर दोस्तों आप लोगों को इस टाइप की और वीडियो चाहिए तो, और यदि किसी भी क्लास का आपके पास कोई भी वीडियो है, सॉरी पीडीएफ है, तो आप लोग इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। इस नंबर में आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे देखिए, इसमें से नीचे दिए गए विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकना, इसके बारे में कुछ समझाया गया है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिएगा। इसको मैंने पहले ही देख चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न 11 में, इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए अस्पताल के बारे में बताना, बी बच्चों को टीका के बारे में समझाना, सी सफाई के लिए प्रेरित करना, डी कोविड टीकाकरण के दिशा निर्देश को समझाना। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका कोविड टीकाकरण को समझाना, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर में, कोविड टीकाकरण केंद्र जाने से पहले क्या करना चाहिए? तो ए अपने टीका की तिथि और समय बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बी अपने निर्धारित समय पर ही टीका के लिए जाना चाहिए, सी जब आसपास के सभी लोग टीका के लिए जा रहे हैं तभी जाना चाहिए, डी टीकाकरण केंद्र पर अकेले जाना चाहिए। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 20 आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, सटीक लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए सोशल डिस्टेंसिंग रखने एवं मास्क पहनने की प्रति सावधानी बनाए रखें, बी टीकाकरण के लिए जाते समय अपना पहचान पत्र साथ में रखें, सी निर्धारित तिथि और समय पर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे, और डी टीका लेने के बाद टीकाकरण केंद्र से तुरंत वापस चले आएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, थोड़ा अच्छा लगता है, इसको सूटेबल लग रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लिखिएगा? डी, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, इस डी को टिक मारिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्या करने से कोविड का प्रसार रोका जा सकता है? ए मास्क लगाने से, बी सामाजिक दूरी अपनाने से, सी निर्धारित समय पर टीका लगाने से, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, यानी डी नंबर। तो चलिए हम लोग 15 नंबर में आते हैं, मास्क भी दवाई भी कड़ाई भी, इसका क्या अर्थ है? ए मास्क लगाने वाले को टीके की ज़रूरत नहीं पड़ती, बी टीका लगाने वाले को मास्क पहनना ज़रूरी नहीं होता, सी अगर आपने टीका लगाया है और मास्क भी पहना है तो आपको सामाजिक दूरी
रखने की आवश्यकता नहीं है। और डी, टीका लेने के बाद भी मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी आप लोग क्लिक कीजिएगा। इस तरह से हम लोग का ये हिंदी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मैथ में। ये क्या है, मैथ के विषय में अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। राधे के पास 8/3 बीघा जमीन थी। उसने अपने दो बेटों में पूरी जमीन को बांटा। एक बेटे को उसने 4/3 भाग जमीन दिया। बताइए दूसरे बेटे को कितना भाग जमीन दिया। तो दो बेटा है, तो इसमें सिंपल है, भिन्न का जोड़ करना है। अगर यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो इसके लिए मैं अलग से मैथ का वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग इसमें कमेंट कीजिए, तो मैं इसका अलग से सॉल्यूशन करके वीडियो बना देंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन हम इसको हल कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन आपको सीधा बताते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। पी और क्यू दो परिमेय संख्या है, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या होगी, इसका 4 को ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, p+q/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा यदि शेष भुजाओं की माप क्रमशः 0.6 इकाई और 0.8 इकाई है। तो इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उसका ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। इसका हम अलग अलग से वीडियो बना देंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानसी महीने भर की कमाई का 70% खर्च कर 2700 रुपये बचाती है। बताइए कि वो महीने में कितना कमा लेती है। तो इस 70% यानी 70% खर्च करती है, तो बचता कितना है, 30%। ठीक है, तो 30% का ये कितना है, 2700 है। तो 30% का ये कितना बचा है, 2700 रुपये बचाती है। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9,000 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका हम एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। नीचे दिए कथनों में कौन सत्य है। ए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। बी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। सी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। डी, उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। ठीक है, क्या होगा, बी होगा, यानी ये बी नंबर आपका सही है। अब चलते हैं 21 नंबर में। x-y का होल क्यू का विस्तार करने पर निम्न में से क्या प्राप्त नहीं होगा। इसमें बोल रहा है निम्न में से क्या प्राप्त नहीं होगा। ये फॉर्मूला है सिंपल, a-b का होल क्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या प्राप्त नहीं होगा, तो इसमें क्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, यानी ये बी नंबर नहीं प्राप्त होगा, ये बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। निर्देशांक 3,4 और निर्देशांक 4,3 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए, दोनों निर्देशांक समान हैं। दोनों निर्देशांक समान नहीं है। सी, दोनों निर्देशांक चतुर्थांश में है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों निर्देशांक असमान नहीं है, सॉरी समान नहीं है, यानी बी नंबर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
23 में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए एक्स बराबर एक आलेख वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। बी वाई बराबर ए का आलेख एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। सी वाई बराबर एम एक्स के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। सत्य कथन का चयन कीजिए। ए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। सी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती है। डी उपरोक्त तीनों कथन असत्य हैं। तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों कथन क्या है? असत्य हैं। अब हम लोग चलते हैं 25 में। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 25 में। यदि त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम है तो वह उक्त आधार पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए भुजा पी क्यू भुजा ए बी को ढकती है। बी शीर्ष पी शीर्ष ए के संगत है। सी कोण क्यू कोण बी को ढकती है। और डी शीर्ष आर शीर्ष बी के संगत है। यानी कहने का मतलब है एक त्रिभुज है, इस टाइप से एक त्रिभुज है और एक इस टाइप से त्रिभुज है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसमें से कह रहा है कि क्या मतलब क्या क्या इसमें सर्वांगसम है। अच्छा, सर्वांगसम कह रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी ये वाला ये वाला। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी 26 नंबर में। तो कह रहा है इसमें 26 में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोण ए 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है। तो बी कितने अंशों का होगा? तो बी देखिए टोटल त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो एक तरफ 90 है तो इसका अगले तरफ कितना होगा? यानी दो और भुजा बचा है, दो कोण बचा है, तो वहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 45 डिग्री कोण बनाएगा, यानी ए नंबर, ये ए नंबर आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 27। विलोपन विधि से हल करने के क्रम में यदि हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो तो मूल समीकरण युग्म के कैसे हल प्राप्त होंगे? तो कैसे हल प्राप्त होंगे? तो 27 का ए में कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। बी अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य। और डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका कोई हल नहीं है? इसमें से देखिए आपको ए बी सी डी में इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि किसका कोई हल नहीं होगा, यानी एक भी इसका हल नहीं होगा। तो देखिए ये 3/6 है और ये 5/10 है। यदि हम लोग इसको बट्टा में करेंगे और ये 20 बट्टा, यानी ये इक्वल में है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। तो यही है, यानी ए नंबर इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कह रहा है 29 में एक समांतर श्रेणी के सारों अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा
तथ्य सत्य है। ए सार्व अंतर धनात्मक हो सकता है, बी सार्व अंतर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, सी सार्व अंतर शून्य नहीं हो सकता है, डी उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या होगा, सार्व अंतर धनात्मक हो सकता है। कौन सा सत्य बोला है, तो धनात्मक हो सकता है, इसमें से सत्य होगा, यानी इसका ए नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 30 में। सही विकल्प का चयन करें। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यानी ए नंबर में दिया है उनके सभी संगत कोण बराबर हैं, बी उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, सी उपर्युक्त दोनों शर्त आवश्यक है, और डी इनमें से कोई नहीं। यानी 30 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी उपर्युक्त दोनों शर्त आवश्यक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यानी अभी आपका मैथ ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे साइंस में। यहाँ से आपका साइंस शुरू होता है। ठीक है, यानी आपका साइंस यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से साइंस SCIENCE साइंस, इसको पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर। श्याम ने धातु के एक गोले को 1 मीटर लंबे धागे में बांधकर एक सरल लोलक बनाया। उसने पाया कि इसे 20 तोला पूरा करने में 50 सेकंड का समय लगता है। आप बताइए कि इस लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो ऑप्शन ए में 70 सेकंड दिया है, बी में 2.5 सेकंड, और सी में 2 सेकंड, और डी में 50 सेकंड। यानी कितना होगा, कुल सेकंड, कुल समय बराबर, मतलब दोलन पूरा करने में लगा, यानी टोटल दोलन, यानी 50 बटा क्या होगा 20 होगा, यानी बी नंबर इसका सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में थोड़ा देखते हैं। यानी 32 नंबर में, विभा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। गैसों के द्रवीकरण की परिस्थितियाँ क्या होगी। ए निम्न दाब, बी उच्च दाब, सी उच्च ताप और निम्न दाब, डी निम्न ताप उच्च दाब। यानी 32 का आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 33 में। आते हैं चित्र में दिए गए ग्राफ में एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का आरेख कौन सा दर्शाता है। ठीक है, एक गतिमान, देखिए इसमें देखिए ओ ई जो है ना, एक शुरू में बढ़ा है फिर जाके घट गया है, और ओ ए लगातार बढ़ा है, और ओ डी पहले घटा फिर थोड़ा सा बढ़ा और फिर ये तिरछा चला गया, यानी ये गतिशील नहीं है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 34 में, दो भिन्न धातुओं से बने समान आकार और आकृति के गुटके हैं। इन वस्तुओं पर बराबर परिमाण के बल लगाने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील होते हैं। यदि पहली वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरी वस्तु में उत्पन्न त्वरण के 8 गुना हो तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए में 1:4 है, बी में 8:1 और सी में 4:1 है, और डी में 1:8 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 8:1। अब देखिए 35 नंबर है, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ ले जाने पर उसे भार में क्या परिवर्तन होगा।
यानी विषुवत ध्रुव से इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, यानी कुछ इस तरह से हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इसको विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव यानी यहाँ से लेके हम लोग इधर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर बढ़ेंगे तो उसका भार में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका भार में क्या परिवर्तन होगा, तो इधर से इधर जाएगा तो इसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, भार बढ़ेगा, यानी बी नंबर क्या होगा, ये बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लोग चलते हैं 36 में। किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, यानी आवर्धन क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में -2, बी 4, सी -3, डी 3। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आगरा स्थित ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण होने से उसका रंग पीला हो रहा है, इसका क्या कारण है, ए ओजोन परत का क्षय, बी अम्ल वर्षा, सी हरित गृह प्रभाव, डी विश्व उष्णन। तो 37 का क्या होगा, इसमें बी हो जाएगा, ठीक, यानी अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, यानी 38। विद्यार्थी के एक समूह ने जूते का एक पुराना डिब्बा लिया तथा इसके सभी पार्ट्स को काले कागज से ढक दिया। बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया तथा दूसरे पार्ट्स पर प्रकाश को देखने के लिए अन्य छिद्र किया। उन्होंने चित्र में दर्शाए अनुसार विभिन्न पदार्थों को कांच के पात्र में बॉक्स में रखकर देखा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदीप्त होगा, ठीक है। देखिए जूते का डिब्बा लगाया है, प्रदीप्त युक्त कांच का पात्र है और आँख है। तो ए में चीनी का जलीय विलयन, बी सोडा जल, सी कॉपर सल्फेट का विलयन और डी स्टार्च। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी स्टार्च होगा, स्टार्च। चलिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, यानी 39। किसी पदार्थ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें 273 होता है ना, उसमें हम लोग को 10 डिग्री घटा देना है, तो कितना होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 नंबर में। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वियोजन, बी संयोजन, सी अवक्षेपण और डी विस्थापन। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा, यानी डी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब, यानी प्रश्न 41। वह कोशिकांग जो युक्त की कोशिकाओं में विष या दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए लाइसोसोम, बी अंतर्द्रव्य जालिका एसीआर और सी गोल्जी उपकरण और डी रिक्तिका। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लेटिहेल्मिंथीज वर्ग के लिए सत्य है। कथन ए, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। कथन 2, इसका शरीर द्विकोरिक होता है। और कथन 3, इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। और कथन 4, ये छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए केवल कथन 1, बी कथन 1 एवं 2, सी कथन 1 और 3, कथन 1, 2, 3, 4। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है।
यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, यानी आगे में है किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनता है। ये जो वार्षिक वलय है ना, एक तरह से मांझा टाइप का बनता है, जो हम लोग गाँव में बोलते हैं। पेड़ों में मांझा टाइप का होता है, जो चूड़ी नुमा होता है, गोल गोल ये इसका आकार बनता है, यानी आकृति बनता है। तो देखिए 43 में, तो ए संवहन ऊतक, बी पार्श्व वियोजक, और सी दृढ़ ऊतक, और डी शीर्षस्थ विभोज्य। तो इसमें क्या होगा, बी होगा पार्श्व विभोज्य ऊतक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू देते समय एक विद्यार्थी घबराहट महसूस करता है, ऐसी स्थिति में उसके शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो पहला नंबर में ए एड्रीनलिन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन, और डी प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनलिन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोगजनक पेप्टिक व्रण का कारण है। ए एस एस्केरिस, बी ट्रिपेनोसोमा, सी वायरस, डी बैक्टीरिया। तो क्या होगा इसमें, डी होगा, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग का यहाँ से ख़त्म हो गया आप लोग का साइंस। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, यानी इसमें सोशल साइंस है, यानी सामाजिक विज्ञान यहाँ से शुरू होता है, यानी एस टी यहाँ से शुरू होता है। चलिए पढ़ते हैं 46 नंबर में। नीचे दी गई विशेषता को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह कृषि के कौन से प्रकार को दर्शाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में भारी वर्षा होती है वो और वनस्पति व तीव्र तीव्र पुनर्जन्म होता है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है। मृदा की उर्वरता शक्ति कम होने पर किसान स्थान बदलकर कृषि करते हैं, यानी किसान क्या करते हैं, स्थान बदलकर कृषि करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में है गहन निर्वाह कृषि को, बी स्थानांतरित कृषि को, और सी रोपण कृषि को, और डी आपका है मिश्रित कृषि को। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैंतालीस में, ब्रिटिशकालीन भारत में हमें सरकारी अफसरों की सोच, उनकी विशेष दिलचस्प और वे किन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसके बारे में किस स्रोत से जानकारी मिलती है। ए यात्रा विवरण से, बी गल्प साहित्य से, सी स्मृति स्रोत से, और डी अभिलेख स्रोत से। तो किससे मिलता है, गल्प साहित्य से। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 48 में, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका है, ए देश के लिए कानून बनाना, सामाजिक सुधार को लागू करवाना, घट रही घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना लोगों, और डी में लोगों के आपसी विवाद को सुलझाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में
49। नर्मदा और तापी नदी के संदर्भ में सही तथ्य का चयन करें। ए, दोनों नदियां पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। दोनों बी, दोनों नदियां का उद्गम सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी ढाल से हुआ है। सी, दोनों नदी गुजरात से प्रवाहित होते हैं। और डी, बी और सी सही हैं। यानी ये क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अब देखिए एक मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र को आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी मानचित्र भारत की स्थिति विश्व मानचित्र पर देखिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। ए, उत्तर पूर्व में स्थित है। बी, उत्तर दक्षिण में स्थित है। सी, उत्तर पश्चिम में स्थित है। और डी, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1, फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र में स्टेटस जनरल का एक राजनीतिक संस्था थी। कथन 2, स्टेटस जनरल में केवल प्रथम स्टेटस एवं द्वितीय स्टेटस के प्रतिनिधि ही भाग लेते थे। कथन 3, स्टेटस जनरल ने मंजूरी के बिना भी राजा नया कर लगा सकता था। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है ए, केवल कथन 1 सही है। बी, कथन 1 और 2 सही है। सी, कथन 1 और 3 सही है। और डी, कथन 1, 2, 3 सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी कथन 1 सही है। इसका क्या होगा, कथन 1 सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं बी में। कथन 1, 19वीं सदी में यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह ऐसा भी था जो चाहता था कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। कारण, उस समय यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ऊपर दिए गए कथन कारण के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल कथन सही है। बी, केवल कारण सही है। और सी, कथन और कारण दोनों सही है। डी, कथन और कारण दोनों गलत है। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों क्या था, सही था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं 53 में। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली की तुलना में जनता के प्रति अधिक जवाबदेह तथा लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था है, क्योंकि ए, सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। सरकार सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना जन कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। सी, सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। और डी, शासक आम लोगों के जरूरतों के अनुसार शासन करती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ये डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी 54 में। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1, सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कथन 2, शासक का चयन आम लोगों द्वारा किया जाता है। कथन 3, सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। ऑप्शन में दिया है ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, केवल 2, डी, केवल 3।
तो क्या होगा, केवल 2 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए कथन में से सही कथन का चयन कीजिए। 1, 1951 ईस्वी के बाद से भारत में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। दूसरा, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक साक्षर है। तीसरा, बच्चों के धारण एवं उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है। चौथा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं है। पहला ए, दूसरा मतलब सॉरी बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 3 और 4। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 56 में सही कथन का चयन कीजिए। 1, खेतों की जुताई करना और कृषि कार्य है। दूसरा, खेतों में सिंचाई करना कृषि कार्य है। तीसरा, खाद एवं बीज की बिक्री करना कृषि कार्य है। चौथा, फसल की देखभाल करना गैर कृषि कार्य है। ए, केवल 2, बी 1 2 3, सी 1 2 3 4 और डी 2 और 4। तो 56 का आपका हो जाएगा ए, केवल 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 57 में। संसाधन नियोजन सतत विकास की अनिवार्य आवश्यकता है, अतः समाधान नियोजन के प्रमुख चरणों में सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए। ए, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। बी, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। सी, संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। डी, एजेंडा 21 एवं सतत विकास के प्रति कुल योजना बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा का उदय हुआ, जिसका पता निम्नलिखित में से किस तथ्य से चलता है। ए, पितृभूमि हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं इंग्लिश में। इसमें दिया है पहला में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज़, बी केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इसका बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है 61 में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हैड रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2015। ए, मलाला यूसुफजई। बी, कैलाश सत्यार्थी। सी, बोथ ए एंड बी। और डी, तालिबान। इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की थी। ठीक है, और 62 में, वाई वाज मलाला यूसुफजई अटैक द तालिबान। ये जो तालिबान है ना, उसको अटैक क्यों किया था उस पर। तो ए, फॉर प्रमोटिंग पीस इन द वर्ल्ड, फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल इन पाकिस्तान, फॉर प्रमोटिंग नॉलेज इन पाकिस्तान, फॉर प्रमोटिंग विजडम टू तालिबान। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की जो लेडीज़ लोग थी ना, यानी लड़की लोग, उन लोग को शिक्षित करना चाहती थी।
63 में, वाई वाज इट द प्राउड मोमेंट ऑफ मलाला यूसुफजई, यानी वो प्राउड का मोमेंट क्यों था? ए सी फाउट द तालिबान ब्रेवली, वो तालिबान से अच्छे से लड़ गई, ठीक है। बी सी फाउट ब्रेवली फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और सी नंबर में ऑप्शन सी वॉज द फर्स्ट एंड द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द नोबेल प्राइज। डी सी वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू शेयर द अवार्ड विद इंडियन। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी पाकिस्तान में पहली बार मलाला यूसुफजई पहली है महिला है और पहली बार मिला है उसको यानी नोबेल पुरस्कार। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द सेंट्रल फोकस मलाला यूसुफजई, ठीक है। ए गर्ल डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, बी गर्ल डिप्राइव्ड ऑफ फूड, सी गर्ल्स डिप्राइव्ड ऑफ वॉइस, डी गर्ल्स डिप्राइव्ड टू पीस। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, गर्ल्स डिप्राइव्ड फॉर एजुकेशन। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट में, यानी 65 में, एंड आवर ब्यूटीफुल ड्रीम टर्न इनटू नाइटमेयर, व्हाट डज द वर्ड नाइटमेयर मीन्स। नाइटमेयर मीन्स का मतलब क्या होता है ना? तो द ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस, द ड्रीम बी में द ड्रीम ऑफ हेवन, सी एनोइंग ड्रीम्स, डी फाइटिंग और अनप्लीजेंट ड्रीम। तो इसका क्या होगा? फाइटिंग एंड अनप्लीजेंट ड्रीम होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका 65 का। इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कर रहा है? रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पोएम को पढ़ना है, द परफेक्ट लाइफ, इसको पढ़िएगा आप लोग। हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन में। What according to the poem hands for a longer period of time। तो इसका ऑप्शन है ए लिली, बी ओके और सी ए मैन और डी ए प्लांट। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी बी ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई डज द पोएट कंपेयर बिटवीन ओके एंड लिली? ए ही वांट टू सॉव द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ओके ट्री, बी ही वांट टू सॉव द इम्पोर्टेंस ऑफ ए लिली फ्लावर, सी ही वांट टू सॉव द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी लाइफ, डी ही वांट टू सॉव द ब्यूटीफुल ऑफ लाई फ्लावर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, क्वालिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 68 को देखते हैं, यानी व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? ए परफेक्शन कैन बी अचीव इवन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बी परफेक्शन कैन बी अचीव इन 300 years, सी वी शुड लाइव लाइक एन ओके ट्री, डी वी शुड लिव लाइक ए लिली फ्लावर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट कैन बी अचीव इवन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं हम लोग 69 में। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ लिली फ्लावर? ए इट हैज़ वेरी लॉन्ग लाइफ, बी इट हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ, सी इट एस्पियर्ड
happiness through it lives for a day. D. It dried, belled and sear. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इट स्पेयर्ड हैप्पीनेस थ्रू इट लाइफ ऑफ ए डे, सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, यानी 70 में। व्हाट डज द फ्रेज फ्लावर ऑफ लाइट मीन्स, इसका फ्रेज बोल रहा है बताने के लिए। ए. इट ब्लूम ओनली इन ए डे एंड डाई इन द सेम नाइट। बी. इट स्पेयर्ड लाइट एवरीवेयर। सी. इट ब्रिंग्स जॉय एवरीवेयर। डी. इट इज़ द फ्लावर ऑफ प्राइड। तो क्या होगी ये, ऑप्शन नंबर सी होगा, इट ब्रिंग जॉय एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन लाख रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। कुछ इस तरह से एक डाटा दिया हुआ है, उस डाटा से आप लोग देखिएगा, इस डाटा को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। इस डाटा में कुछ इस तरह से बताया गया है। तो 71 में दिया है, इन विच आइटम डिड द कंपनी हैड द हाइएस्ट एक्सपेंशन। ए. फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। बी. इंटरेस्ट ऑन लोन। सी. सैलरी। डी. ट्रांसपोर्ट। तो क्या होगा इसमें, सैलरी, सी नंबर, सैलरी। और यही 72 में देखते हैं, 72 में, बिटवीन 1998 टू 2002 इन विच ईयर डिड द कंपनी हैड द लोवेस्ट एक्सपेंशन। लोवेस्ट एक्सपेंशन तो कब था, 72 में लोवेस्ट एक्सपेंशन। तो 1998, बी 2001, सी 2002 और डी 1999। तो कब था इसका लोवेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1998। अब चलते हैं 73 में। व्हाट इज ट्रू इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन डिफरेंट आइटम्स। ए. द कंपनी स्पेंड्स द लोवेस्ट इन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। बी. द लीस्ट expenditure of the company on bonus. C. The company spend more on bonus than taxes. D. The company growth in low in coming years. तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, द लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन ऑन बोनस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 74 में। व्हाट इज द कंक्लूजन वन कैन ड्रॉ बाय एनालाइजिंग द चार्ट। ए. द कंपनी इंटरेस्ट ऑन लोन कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। बी. द कंपनी हैज प्रोवाइड cars for all the employees. C. This is the best growing company. D. It is better to work in a private company. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। द कंपनी इंटरेस्ट ऑन लोन कीप इन इंक्रीजिंग एवरी ईयर, डी। सॉरी 75 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द यूज ऑफ the above chart? Select the most appropriate answer. A. To study and analyze the growth of company. B. To develop one's understanding. C. To make the data chart in a better way. D. The develop the interest in the growth of company. तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, द स्टडी ऑफ एनालाइजिंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनी।
इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर यदि आपके पास इस तरह की और किसी भी क्लास का पीडीएफ है तो प्लीज़ इस नंबर में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।